हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। चैप्टर लगभग खत्म हो गया, अब तो लगभग क्या खत्म ही हो चुका है इस टॉपिक के साथ में। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक अपने पास? हम जैसे नल मैट्रिक्स की बात करते हैं वैसे हम नलिटी की बात करते हैं। कोई न्यूलिटी बोल देता है, कुछ नलिटी बोल देता है, एंड फ्री वेरिएबल। तो कंसेप्ट ऑफ नलिटी एंड फ्री वेरिएबल, कंसेप्ट ऑफ नलिटी एंड फ्री वेरिएबल। ठीक है, अब आपके पास मैं ले लिया कि ax इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा कंसेप्ट है, सब लेक्चर कनेक्टेड है। इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर आप देखे होंगे, उसके बाद इस लेक्चर को जब आप देख रहे होंगे तो बड़ा अच्छा आपको क्लियर होगा। कुछ बातें आपको पहले से पता है, कुछ बातें अपन एडअप करेंगे कि फ्री वेरिएबल क्या होता है, या फिर मैं नलिटी जब बोलता हूँ तब क्या होता है। तो एक्स इक्वल टू 0, यस वी नो दैट कि होमोजेनियस इक्वेशन है, और इसके सॉल्यूशन आपके पास ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो आपको पता है। तो फ्री वेरिएबल्स जो होता है इन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? तो फ्री वेरिएबल्स इन होमोजेनियस सिस्टम रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सॉल्यूशन स्पेस। तो x जो है वो आपको पता है कि x जो है वेक्टर है और सॉल्यूशन भी है, x दैट मींस द वेक्टर। तो फ्री वेरिएबल इन ए होमोजेनियस सिस्टम रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सॉल्यूशन स्पेस लीडिंग टू इन्फिनिटी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट। अगर एक भी फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, दैट मीन द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आपके पास एक भी अगर फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन किसी का हो सकता है कि सर व्हाट डू मीन बाय द फ्री वेरिएबल। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द फ्री वेरिएबल। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट जस्ट बात किया हम। तो हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल्स हो तो। और हम क्या लिख रहे हैं कि नलिटी क्या है? नलिटी मेजर्स द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन। अच्छा, नलिटी हम बोल रहे हैं कि क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। x इज द वेक्टर, ax इक्वल टू 0, तो x जो वेक्टर है वही सॉल्यूशन है। यस वी नो दैट, ऑलरेडी वी नो दैट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है क्या? नलिटी, न्यूलिटी या नलिटी जो बोलना है। नलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर मैट्रिक्स एंड इज कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है भैया, सब इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। Nullity is used to determine the number of free variables in the solution of a homogeneous system of linear equation. इसका काम क्या है? इसका काम है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे सॉल्यूशंस में एक होमोजेनियस सिस्टम में, वो बताया जा सकता है किसके थ्रू? नलिटी के थ्रू या न्यूलिटी के थ्रू। टर्मोलॉजी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो नलिटी बोल दे रहा हूं मैं। तो नलिटी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा होगा कि सर फ्री वेरिएबल क्या चीज है, उस पर देखना होगा कि फ्री वेरिएबल क्या चीज है। फिर मैं लिख रहा हूं कि नलिटी क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन द नल स्पेस। इफ नलिटी इज 0 देन ओनली सॉल्यूशन इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपके पास नलिटी 0 है तो सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स द जीरो सॉल्यूशंस, दैट मीन्स जीरो सॉल्यूशन। ये x इक्वल टू 0, अगर नलिटी की वैल्यू जो है अगर वो 0 है तो नलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे इन नल स्पेस, ये रिप्रेजेंट करता है नलिटी। ठीक है भैया, नलिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए, ये नलिटी रिप्रेजेंट करता है, दिस वन। इसका मतलब नलिटी अगर मैं लिख रहा हूं कि नलिटी अगर हमको लिखना है तो मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या नहीं रो से रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं नलिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करता हूं, ईटा से, कि डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स एन है और ये आपके पास रैंक है ये। तो आर जो है वो रैंक जो है वो मैट्रिक्स ए का रैंक है, और एन आपके पास डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ये आपके पास नलिटी को रिप्रेजेंट किया। नल स्पेस क्या होता है? द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड एज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। जो सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नल स्पेस। जो सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स होते हैं, जैसे ax इक्वल टू 0 में x के अंदर में जितने भी वेक्टर्स है, x के अंदर में जितने भी वेक्टर है वो आपके पास नल स्पेस। तो नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड एज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। अच्छा, नलिटी आपके पास लिखे कैसे हम लोग? डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस आर, दैट मींस द रैंक ऑफ ए। ठीक है सर, तो नलिटी है क्या? नलिटी हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन नल स्पेस, इन द नल स्पेस। नल स्पेस बोलने का मतलब है x के अंदर, x जो है आपके पास उसमें जो भी वेक्टर्स का कलेक्शन है, दैट मीन द नल स्पेस। ओके, ठीक है, अभी समझना धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा समझने की कोशिश करना। तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये आपके पास हम ऐसी बात कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान से देखा जाए तो क्या है
जब हम n माइनस आर लिखते हैं तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और नलिटी और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस और डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, ये सब एक ही बात है। मतलब मैं कहीं पे बोलूं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या मैं बोल दूं कि न्यूलिटी, या मैं बोल दूं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या मैं बोल दूं डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस, ये। और इवन अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ये सब कुछ n माइनस आर के बराबर होता है। ये सब कुछ किसके बराबर होता है? n माइनस आर। आर दैट मीन्स द रैंक और n दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। जब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, n दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर रो बोलो कॉलम बोलो एक ही बात होती है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, ये n माइनस आर। जी मैं लिख रहा था ईटा दैट मीन्स द नलिटी, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ये हम बोलते रहे। ठीक है, देखिएगा। ओके, अब सपोज करो कि कोई बोल दे रहा है कि सर इसका नलिटी जो दिया है वो 1 दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताना है। अब सोचो कि इसका अगर आपके पास ईटा की वैल्यू अगर आपके पास n माइनस आर होता है, ठीक है सर, n की वैल्यू कितना है? 3x3 मैट्रिक्स है, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, तो सर 3 माइनस आर हो गया, बिल्कुल 3 माइनस आर हो गया। तो नलिटी की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, तो 1 इक्वल टू 3 माइनस आर हो गया ये। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। तो रैंक जो है इस ए मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स दैट मीन्स द आर इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर इसका रैंक सर अगर 3 से कम है तो इसका डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो आप डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दोगे और x की वैल्यू निकालोगे। इसका मतलब है ये नहीं बोला था कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और x निकालो, बात वही है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन बोलने का मतलब क्या था कि आपको ये दे दिया कि नलिटी आप दे दिया आपके पास कि 1 है, नलिटी 1 है और वैल्यू ऑफ x, नलिटी 1 इसका है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट विल बी 0। हाउ? तो ये जो ईटा लिखा हूं दैट मीन द नलिटी, ये और n माइनस आर 3 माइनस आर है, और n की वैल्यू दैट मीन द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स n दैट मीन द 3 और r, तो r की वैल्यू आपके पास कितना था? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 है और r दैट मीन द रैंक। बार बार बोल रहा हूं कि ये सब एक ही बात है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, this is the dimension of null space, this is the nullity, dimension of space of solution, all are the same, that means the n minus r. ओके सर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द नल स्पेस। ओके, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके पास, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए हम। बस डिटर्मिनेंट अभी हम डिटर्मिनेंट सब पढ़ चुके हैं, बस फटाफट बताना था कि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो x की वैल्यू 7 आ रही। डिटर्मिनेंट कैसे भी करके सॉल्व कर सकते थे आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते थे। 4 और 3 7 है आपके पास, 7 और -1 है आपके पास 6 है। तो आप ये भी बोल सकते थे कि सर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो? 4 और 3 7 है सर, तो मैं सर R1 प्लस R3 में से सर अप्लाई करना चाहता हूँ सर, R3 में R3 माइनस R1 प्लस R2 करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लो भैया। तो ये 4 7 2 था सर, 3 माइनस 1 और 5 है, तो 7 माइनस 7 किए तो कितना हो गया? 0, और ये किए तो कितना हो गया? फिर 0, और ये 5 2 7 x माइनस 7 कर लिए ये। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो फिर आपके पास हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आपके पास सॉल्व कर लेंगे? यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ तो फिर सॉल्व किया जा सकता है कि x माइनस 7 में ले लूँ, x माइनस 7 में ले लूँ, और बाकी तो नंबर है आपके पास, ये नंबर इसके साथ ये कैंसिल आउट हुआ, -4 और -21, तो ये -28 है, 21 -4 और -4 और -21 तो -25, इसे तो कुछ होगा नहीं। तो x की वैल्यू 7, और वैसे भी इसको जरूरत सॉल्व नहीं थी, जैसे ही आपको दिखा कि x माइनस 7 है तो आपको दिख गया कि सर ये तो 0 होना चाहिए, तभी तो सर रैंक उसका लेस देन सर 3 होगा और रैंक की वैल्यू 2 होगी आपके पास, तो x इक्वल टू 6। ठीक है, ये नहीं भी करते तो फिर पूरा सॉल्व करते तो भी x इक्वल टू 7 आ जाता, इसका इशू नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ऐसा अगर आपके पास आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या, आपको समझ आना चाहिए कि कभी अगर नलिटी आपके पास गिवन है, इसका मतलब है कि आपको ईटा गिवन है n माइनस आर, एक मैट्रिक्स के बारे में बात चल रही है। और ये सब कहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है? ये सर ax इक्वल टू 0 का कंसेप्ट है सर,
दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन का कंसेप्ट यहाँ पे, कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे, वही नलिटी होगा। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आपके पास, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सब एक ही बात है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो नंबर ऑफ, जब आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हो दैट मीन्स एक्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स ही सॉल्यूशन होता है। जब आप ax इक्वल टू 0 लिखते हो, ax इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में एक्स क्या है, एक्स वही सॉल्यूशंस है और वेक्टर्स है, सॉल्यूशंस और वेक्टर्स, यस सर। ये अच्छा, अभी हम फ्री वेरिएबल को उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं किए। नॉर्मली फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट आप ax इक्वल टू 0 में को देखने को कम मिलता है, लोग कम बात करते हैं कि इस जगह पे फ्री वेरिएबल की बात करें। नॉर्मली इसकी बात की जाती है जब मैं आइगन वैल्यूज के कंसेप्ट में जाता हूं, तब बात की जाती है। तो फ्री वेरिएबल की बात देखो हम यहाँ पे अभी तक नहीं की, अभी तक पूरे डिस्कशन में फ्री वेरिएबल, व्हाट डू मीन बाय फ्री वेरिएबल, उस पर नहीं है अभी तक। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री वेरिएबल, मीनिंग ऑफ फ्री वेरिएबल, उस पर अभी तक नहीं आया। तो इस टॉपिक में नॉर्मली जब हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं ax इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम फ्री वेरिएबल लिख तो दिए हम लोग, लेकिन फ्री वेरिएबल के कंसेप्ट को अभी तक यूज नहीं कर रहे। कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नहीं कर रहे, बस बता दिए कि इसी को फ्री वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये आपके पास न्यूलिटी या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, दैट मींस द ईटा, दैट मींस द n माइनस आर। ये कुछ भी पूछा जाए तो n माइनस आर करना, और r जो है वो रैंक है। ठीक है सर, r जो है वो रैंक है, ये निकाल लिए थे हम लोग, यस सर। अब एक एग्जांपल लिखा आपके पास, एग्जांपल ही ले रहे थे कि aij आपके पास 3 दिया है फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ i j, देन द नलिटी आपके पास बताना है। अब सोचो नलिटी अगर मेरे को बताना है कि कितना होगा, तो 3 आपके पास n क्रॉस n है, और मान लो आपके पास सभी वैल्यू n है, सभी वैल्यू 3 है, n क्रॉस, ये n क्रॉस n है ना, ये तो n क्रॉस n है, दिस द n क्रॉस n मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सभी 3 है। अब सभी 3 है तो ऑल रोज आर आइडेंटिकल, तो रैंक कितना होगा, 1 होगा। न्यूलिटी कितना होगा, n तो आपके पास ऑर्डर है n माइनस 1, तो न्यूलिटी आपके पास n माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ईटा की वैल्यू जो होती है वो कितना हो रहा है, n माइनस आर, ये, और n आपके पास तो n क्रॉस n है आपके पास, तो ये n हो गया, और r की वैल्यू जो है आपके पास रैंक है, और रैंक कितना होता है जब सभी भी आइडेंटिकल होते हैं, तो सर रैंक सर 1 होता है, तो n माइनस 1 हमारे पास आंसर है। सपोज करो अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता, सपोज करो अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता, एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ये 3 क्रॉस 3 का होता, ये 3 क्रॉस 3 का होता, और मैं बोलता कि मेरे को नलिटी की वैल्यू चाहिए, ये n माइनस आर होता, n की वैल्यू कितना होता 3, और ये r। जब मैं बोलता हूँ कि इसका रैंक बताओ, तो रैंक आपको पता है कि अगर मैं इसका अगर सॉल्व करूँ, कि इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ, तो पूरे एलिमेंट को मैं 0 कर सकता हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ये सब 0 हो जाएंगे ये, और अगर ये सब 0 हो गए तो इसका रैंक कितना है सर, इसका अगर मैं रैंक बताऊं कि रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है, या फिर मैं बोलूँ आर कितना है, तो किसकी वैल्यू कितना है 1 है। तो जब मैं बोलता हूँ कि नलिटी की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और ध्यान से देखा जाए कि ये जो 2 निकला है ये क्या है, जो ये 2 निकला है ये क्या है, ये नलिटी आपके पास, ये नंबर ऑफ जीरोस आपके पास, ये आपके पास हो गया, ये ईटा इक्वल टू 2, नंबर ऑफ 0 रोज आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ जो 0 रोज है, नंबर ऑफ 0 जो रोज है वही आपके पास नलिटी है, नंबर ऑफ 0 रोज, नंबर ऑफ 0 रोज, ये दिस वन। कभी देखिएगा अच्छे से, और बात करते जा रहा हूं मैं, अभी तो मैं x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं कि अगर मेरे को नलिटी पूछ रहा, और यू नो दैट कि n माइनस आर है आपके पास, तो बस बोले इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, नलिटी आपके पास क्या है, तो नंबर ऑफ 0 रोज जो आपके पास है वो 2 दिख रहा है आपके पास, वो ये 2 है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स n था, r की वैल्यू 1 थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो, दैट मींस द रैंक, ये कर दिए हम लोग। ओके ओके सर। हाँ, अब कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल की जब बात करते हैं, तो एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जो फ्री वेरिएबल आता है, अगेन होमोजीनियस इक्वेशंस, बट दिस टाइम ax इक्वल टू लैम्डा x, दिस इक्वेशन इज द ax इक्वल टू लैम्डा x और a माइनस लैम्डा x, अगेन होमोजीनियस इक्वेशंस, अगेन होमोजीनियस इक्वेशंस, अगेन होमोजीनियस इक्वेशंस, अगेन होमोजीनियस इक्वेशन है, अगेन होमोजीनियस इक्वेशंस, ये
ये भी होमोजेनियस इक्वेशन से। अच्छा, फ्री वेरिएबल का आप कंसेप्ट तो लिख दिए, अब देखते हैं फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल्स गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी देती है? ये बताता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से, जब मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलता हूं कि ax इक्वल टू में ये जो a माइनस लेमडा x में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो जो x है तो सॉल्यूशन ही, पहले भी सॉल्यूशन था, आज भी सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को अपन आइगन वेक्टर बोलते हैं इस इक्वेशंस में, फॉर ए गिवन आइगन वैल्यूज। तो जो सॉल्यूशंस होता है उसी सॉल्यूशंस को हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं इस इक्वेशंस में, a माइनस लेमडा x में। इसका मतलब है पहले जब ax इक्वल टू 0 था तो x क्या था? x था सॉल्यूशन और वेक्टर। तो नॉर्मली हम सॉल्यूशन ज्यादा वर्ड यूज करते हैं जब ax इक्वल टू 0। इसी को जब मैं a माइनस लेमडा इंटू एक्स लिखता हूं, अब ये जो x है ये सॉल्यूशन हम कम यूज करते हैं, सॉल्यूशन अभी भी है, सॉल्यूशन वर्ड कम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। दिस आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड टू द आइगन वैल्यू, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। ये तो फ्री वेरिएबल्स हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके पास कितने आइगन वेक्टर्स होंगे फॉर ए गिवन आइगन वैल्यूज। फ्री वेरिएबल्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन चूजिंग आइगन वेक्टर्स। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे आपके पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, हाउ दिस गिव्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैं बात करने वाला हूं। ओके ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसका मेरे को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप इसके पहले वाला लेक्चर देख चुके हैं तो आपको, आपके पास आइडिया तो है ही। इसके पहले वाला लेक्चर देख चुके हैं तो आपके पास एक बेसिक आइडिया तो है ही। तो ठीक है, ये आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यस सर। इसके आइगन वैल्यूज कितना है सर? 1,1,1 सर। यस, 1,1,1 आइगन वैल्यूज जो होती है वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इसका एम कितना है? एम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 इज सर 3 सर। तो डायरेक्ट आप एम इक्वल टू 3 लिख दो। ठीक है, याद है आपके पास इसके पहले वाले लेक्चर में आप एम पढ़े नहीं? अर्थमेटिक एल्जेब्रिक ना, नॉट अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एम या मल्टीप्लिसिटी। तो ठीक है, 3 बार आपके पास आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो एम की वैल्यू 3 है। अब देखना, ध्यान से देखिए। अब अगर मेरे को बात करना है कि यार मेरे को जीएम फाइंड आउट करना है, जीएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, ये फाइंड आउट करना। एक्चुअली लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो जीएम होता है वो क्या होता है सर? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जब जीएम की हम बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, यही होता है। यस सर, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, जीएम हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अभी मैं सब बात करने वाला हूं, सब बात करने वाला हूं। अच्छा, जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? जीएम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n माइनस आर, एन डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स या नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, और आर जो होता है वो रैंक होता है, आर रैंक होता है ए माइनस लेमडा आई का, ए माइनस लेमडा आई का। ये आर इज द रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। अच्छा, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स नहीं है। हमारे पास जो पहले जो मैट्रिक्स होता था वो आपके पास ए एक्स होता था। जब आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स होता था, ये ए एक्स मैट्रिक्स लिखते थे हम लोग, ये ए एक्स, इसमें हम बोलते थे रैंक ऑफ ए। जब मेरे को फाइंड आउट करना होता था, जब मैं वहां पे मैं जीएम यूज नहीं करता था, वहां पे मैं क्या यूज करता था? नलिटी। तो मैं नलिटी जब लिखता था तो क्या होता था? एन माइनस आर, और आर होता था रैंक ऑफ ए, सिंपल, ए एक्स इक्वल टू 0 के लिए। अभी मैं जीएम लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, आपको पता है, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब सब चीजों को कनेक्ट करने वाला हूं, ध्यान देखिएगा। अच्छा, तो n माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू तो 3 है। यस, n की वैल्यू तो 3 है, तो 3 माइनस आर ये। अब लैम्डा इक्वल टू, अगर मेरे को लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए अगर r की वैल्यू निकालना है कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, तो ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मैं निकाल लेता हूँ कि a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो सर लैम्डा आई माइनस हो गया और i की वैल्यू 1 है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0। यस सर, 1 माइनस 1 0, डायगोनल एलिमेंट्स भी अफेक्ट करेंगे, 1 माइनस होते जाएगा इसमें से। ये कितना हो गया 1, ये 0, ये कितना हो गया 0, ये 0 0, ये कितना हो गया 0 0 0। अब मेरे को बताओ कि a माइनस लेमडा आ गया, इसका रैंक कितना है? a माइनस लेमडा का इसका रैंक सर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना? 1 सर, 1। ओके, 1 है, यही आर होता है। यस सर, तो जीएम कितना हो गया सर? जीएम 3 माइनस आर था सर, जीएम 3 माइनस आर था, तो 3 माइनस 1 किया तो जीएम कितना हो गया? 2 हो गया, जीएम इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको ये पता है कि जीएम इक्वल टू 2 है और एएम इक्वल टू कितना था? 3 सर, एएम इक्वल टू 3 था सर, जीएम इक्वल टू कितना है? जीएम इक्वल टू 2, तो जीएम नॉट इक्वल टू एम, जीएम लेस देन है आपके पास एएम से। इसका मतलब है कि ये डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा,
डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ये बात हमको पता है, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। अभी तो हम अपनी बातें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि देखो ये तो आपके पास ये पता चल गया, ये पता करने के लिए ये होता है आपके पास, और जीएम की वैल्यू 2 है। जीएम की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2 है, यही मतलब हुआ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2 है। अब देखिएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वाले में इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हम जीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम जीएम क्या लिख रहे थे, हम जीएम लिख रहे हैं यार n माइनस आर, और n तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल, r क्या है, रैंक है, a माइनस लेमडा ए का, यस, ये जीएम लिखते हैं हम लोग। पता है आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात कि यहां पे ना, यहां पे पहले जब हम ये कब आया आपके पास, ये कब बात करना चालू किए, जब a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स था, ये होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें बात चलती है, इसी में बात चलती है आइगन वैल्यूज की, इसी में बात चलती है आइगन वेक्टर की, एक्चुअली सॉल्यूशन ही है। जब हम ax इक्वल टू 0 लिखते थे, यहाँ तो आइगन वैल्यूज की कोई बात नहीं है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, सिंपली ax इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हम जीएम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है। अलग बात है कि x इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम जो ईटा की न्यूलिटी की बात करते थे, वो क्या होता था न्यूलिटी, सर वो होता था n माइनस आर, सर ये n माइनस आर, और n माइनस आर और r होता था रैंक ऑफ a। यहां पे हम बोलते थे कि न्यूलिटी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर। यहां पे जब हम लिखते थे इस ईटा को, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर। सर अगर मैं इसी के स्टाइल में लिखना चाहूं तो, अच्छा इसी के स्टाइल में अगर आप इसको लिखना चाहो तो, अच्छा जो जीएम है उसी को लिखना चाहो तो फिर आप लिख सकते हो ईटा ए माइनस लेमडा ए का, ये न्यूलिटी हो गया ए माइनस लेमडा ए का न्यूलिटी। अगर आपके पास ये इक्वेशन है, न्यूलिटी ए माइनस लेमडा ए क्या होगा सर, ये होगा सर एन माइनस आर, और एन माइनस आर मतलब रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा ए। ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू 0 में जब आप न्यूलिटी निकालते हो तो सिंपल ए का होता है। इसका मतलब है ये न्यूलिटी ए का था, ये न्यूलिटी ए का था, किसका था, ए का था ये। इसलिए आप ए के बारे में बात करते थे कि ए में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे, न्यूलिटी था आपके पास जो ए मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते थे। ओके ओके ओके। अब देखो आपके पास जो जीएम है वो है ईटा ऑफ ए माइनस लेमडा, एक्चुअली हम तो सिर्फ जीएम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एन माइनस आर, आर आपको पता है रैंक क्या है, रैंक आपके पास। तो चेंज कहां पे हो गया, चेंज इसमें हो गया सर कि जो ए था वो ए माइनस लेमडा आई हो गया, तो हर चीज ए माइनस लेमडा आई हो गया, और जो आपके पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और इंडिपेंडेंट वेक्टर थे वही चीज यहां जाके क्या हो गया, यहां जाके अगर ध्यान से देखोगे तो यही चीज क्या हो गया, यही चीज हो गया सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अच्छा अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है कि इस क्वेश्चन में जब हम बोल रहे थे, इस क्वेश्चन में जब हम बोल रहे थे कि यार जीएम की वैल्यू 2 है, व्हाट डू मीन बाय द जीएम इक्वल टू 2, बोले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अच्छा अब ध्यान से देखना, जब मेरे को आइगन वेक्टर्स निकालना ही है, जब मेरे को आइगन वेक्टर्स निकालना ही है तो क्या है मेरे पास मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 0 0 1 0 0 0 1। मेरे को पता है कि लेमडा की वैल्यू तो 3 है, 1 1 1, एम की वैल्यू 3 है, ये भी आपको पता है। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं कि एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स करो, तो लेमडा की वैल्यू तो कितना है 1 है, तो एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है। अब एक्स इक्वल टू अगर एक्स हो रहा है तो देखो ए की वैल्यू क्या है सर, बोले 1 1 0, हाँ 0 1 0, ध्यान देखना आप 0 0 1। पता एक्स क्या है, एक्स है एक्स वाई जेड, और यहां पे भी एक्स वाई जेड, ये क्या है पहला इक्वेशन सर, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है सर, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है सर, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है। दूसरा सर y इक्वल टू वाई आ रहा है, इसका कोई यूज नहीं हुआ। और थर्ड आ रहा है सर z इक्वल टू जेड, इसका भी कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि सही बात है, गलत तो होगा नहीं कि y y के बराबर z z के बराबर। बट यहां से क्या मिला सर, पहले इक्वेशन से ये मिला आपको कि सर x कैंसिल आउट हो गया, तो सर y की वैल्यू 0, पहले इक्वेशन से सर y की वैल्यू 0 मिली। अच्छा अब y की वैल्यू 0 मिली तो x की वैल्यू क्या होगी, x की एनी वैल्यू, x एनी वैल्यू। जब आप एनी वैल्यू बोलते हो, मान लो कि k या k1 बोल दिए,
फिर जेड भी एनी वैल्यू है तो K2 बोल दिए, एनी वैल्यू ए K2। इसका मतलब है कि अब इस बार आपके पास जो आइगन वेक्टर्स आया, आपके पास ये जो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आया वो क्या आया सर, x1 K1 आ गया, y तो 0 था और z आपके पास K2 आ गया। ये K1 0 K2 क्या मतलब है K1 0 K2 का? सर K1 0 K2 का क्या मतलब है? अच्छा, K1 0 K2 का क्या मतलब है? ये मतलब है कि K1 1 0 0 प्लस K2 0 0 और 1, ये नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट बोलूंगा तो और अच्छा लगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने दिखे? 2, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देखो 2 आ गए। पता आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात समझना ध्यान से, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की बात की हम लोग। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि यार नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो आइगन वेक्टर्स की बात की 2 आया, आपका जीएम कितना था इस जगह पे? सर जीएम की वैल्यू n माइनस सर वो था n माइनस आर, n3 था और r की वैल्यू अपन निकाले थे, ये r की वैल्यू निकली थी हमारे पास, ये r की वैल्यू कितना निकला था आपके पास? सर r की वैल्यू 1 निकला था सर, रैंक सर a माइनस लेमडा आई का, बिल्कुल। तो कितना निकला था? 2 निकला था। ये जो 2 था यही आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। अगर मैं बोलूं कि जो जीएम आप लिखते हो या न्यूलिटी आप लिखते हैं a माइनस लेमडा आई का, ये यही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है, यही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है, यही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, यही। अब फ्री वेरिएबल्स 2 है, इसका क्या मतलब है? देयर आर 2 फ्री वेरिएबल्स, देयर आर 2 फ्री वेरिएबल्स। First free variable is the first free variable K1, the second free variable, the second free variable, एक वैल्यू फिक्स है, 0 इज फिक्स वैल्यू, तो सिर्फ 2 ही चीज आप चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे ना उतने ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं, पता है आपके पास, उतना ही जीएम होता है, उतना ही न्यूलिटी होता है। न्यूलिटी ए माइनस लेमडा ई क्या था पता आपके पास? ये अगर मैं बोलूँ न्यूलिटी ए माइनस लेमडा ई का आपके पास क्या था? ए माइनस लेमडा ई मैट्रिक्स ये था, ये ए माइनस लेमडा ई देखो आपके पास क्या है, ये पता है आपके पास क्या है? ये सर न्यूलिटी ईटा ए माइनस लेमडा ई का, पता कितना है? 2 सर। कैसे 2? दिस वन 1 एंड 2, दिस वन, ये, और यही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है फ्री वेरिएबल्स के 2 सिलेक्ट करने का, इसलिए K1 और K2 आपके पास आया, ये K1 और K2 और एक वैल्यू फिक्स थी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपके पास। तो जीएम की वैल्यू भी यही होती, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स बताओ, बोले 2 है, बोले न्यूलिटी बताओ आपके पास ए माइनस लेमडा ई का 2 है, जीएम बताओ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ तो वो भी 2 है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बताओ 2 है, क्योंकि मेरे पास आइगन वैल्यूज जो है वो फिक्स है, लेमडा इक्वल टू 1, एएम की वैल्यू 3 है और जीएम की वैल्यू 2 है। अलग बात है कि डायगोनलाइजेबल पॉसिबल नहीं है इस जगह पे। ओके 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 ओके। ये सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एक और ले लिया, एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, पहले भी लिया था मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अब ध्यान से देखो इसमें आइगन वैल्यूज क्या है सर? ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है सर, द डी मैट्रिक्स, यस द डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यार। ये लैम्डा की वैल्यू कितना है? 1 1 1 सर, 1 1 1। एएम कितना लिखूं डायरेक्ट? एएम सर एएम इक्वल टू 3 है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है सर, रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ठीक है, रिपीटेड आइगन वैल्यूज है। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो एएम इक्वल टू 3 है, क्या मैं जीएम इक्वल टू 3 लिख दूं और बोल दूं कि डायगोनलाइजेबल है ये? सर कैसे लिख सकते हैं? मैं बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जांपल होता है डायगोनलाइजेबल का, तो ये जीएम इक्वल टू भी 3 आएगा। अलग बात है हमको पता है इसलिए, अदरवाइज तो अभी मैं सॉल्व करूंगा ही। अब देखिएगा जब मैं बोल रहा हूं कि यार देखो लैम्डा इक्वल टू आपके पास जो 1 है उसमें एएम की वैल्यू 3 है, जीएम की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, इसके पहले वाले लेक्चर में। बट फिर भी जब मेरे को जीएम की बात करना है तो क्या होगा सर? जब जीएम की बात करना है ना तो सर n माइनस आर होगा सर, n माइनस आर, n माइनस सर ये
एन माइनस सर रैंक सर, एन माइनस रैंक सर ए माइनस लेमडा आई का रैंक सर। ये जो जीएम है सर, जिसको आप न्यूलिटी बोल सकते हो, ए माइनस लेमडा आई का न्यूलिटी, ये जिसके लिए एन माइनस रैंक होता है, तो सर 3 माइनस आर सर रैंक। मेरे को आर की वैल्यू निकालना है मेरे को रैंक की। ए माइनस लेमडा आई अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ए माइनस लेमडा आई आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स की, जिसमें से ए वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी है, और लेमडा आई क्या है सर, लेमडा आई, लेमडा तो 1 है, तो लेमडा आई भी तो सर यही होगा ना। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ए माइनस लेमडा, ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा सर, बिल्कुल 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 नल मैट्रिक्स बन गया। ये कितना हुआ फिर रैंक इसका, रैंक कितना हुआ, रैंक 0 सर, रैंक 0। अच्छा रैंक अगर 0 है, अगर रैंक 0 है, नल मैट्रिक्स बन गया ना, तो जीएम कितना होगा सर, जीएम 3 माइनस 0 होगा सर, 3 सर। ये अगर मैं बोल दूं कि आपके पास ये, अगर मैं ध्यान से अगर बोल दूं, दिख रहा है आपके पास, अगर मैं डायमेंशन बोल दूं इस नल स्पेस का, इसको नल स्पेस ही बोला जाता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोल दूं तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ही होते हैं, दैट मींस द जीएम के लिए 3 होगी। अगर मैं डायमेंशन बोल दूं नल स्पेस का, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस दैट मींस द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, सब एक ही बात है। ये 3 आएगा आपके पास, 3। अब देखो जीएम भी 3 हमको पहले से पता था, तो हमको पता था कि डायगोनलाइजेबल होने वाला है, ये बात पता थी, अलग बात है कि हम सॉल्व कर लिए। अच्छा जब एम और जीएम 3 है तो डायगोनलाइजेबल है, ये बात अलग है, लेकिन जब मैं आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मेरे को ये भी पता है कि यार आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, और ये देखो ये ईटा ए माइनस लेमडा कौन कौन सा है, ये देखो 1 2 3, ये आपके पास ईटा ऑफ, ये जो दिख रहा है आपके पास न्यूलिटी की, अगर मैं बात करूं ए माइनस लेमडा की न्यूलिटी की बात करूं तो 3 है ये, और यही आपके पास डायमेंशन है नल स्पेस का। नल स्पेस आपके पास आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं। डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन दैट मींस इसका रैंक ए माइनस लेमडा का रैंक, या फिर ये जीएम, जो जीएम है यही डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, अगर मैं आइगन वेक्टर्स के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूं तो दिस वन, ये क्लियर होना चाहिए। और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल मैं बोल रहा हूं 3 है, व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 3, अच्छा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स में 3 बोला, क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू आपके पास 3 है, ये क्या मतलब है, जीएम और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 3 है। अच्छा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जब आप 3 बोलते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार देखो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स कर रहे हो आप, हाँ लेमडा की वैल्यू 1 है तो इसलिए एक्स कर दोगे, बिल्कुल सही। ए कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक्स क्या है x1 x2 x3 या xyz, बिल्कुल सही है। राइट साइड में क्या है, बोले x है y और z है। ध्यान देखो पहली इक्वेशन क्या आ रही है सर, पहली इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू एक्स, दूसरी इक्वेशन बोलो सर y इक्वल टू वाई, तीसरी इक्वेशन बोलो z इक्वल टू z। ये पहली इक्वेशन है ट्रू, ट्रू तो हो गई। पता आपके पास, अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी, एनी वैल्यू k1 ले लो, y की वैल्यू एनी वैल्यू k2 ले लो, z की वैल्यू एनी वैल्यू k3 ले लो, ये इसका मतलब है कि मेरा आइगन वेक्टर्स आपके पास क्या हो गया, तो ये k1 k2 और k3, ये पता आपके पास इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं जब आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं कि मेरे पास क्या आया k1 k2 k3, k1 k2 k3, इसको कैसा लिख सकते हैं सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं सर k1 1 0 0, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, k2 0 1 0, बिल्कुल सही लग रहा है, k3 0 0 और 1, बिल्कुल सही लग रहा है। कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, 3 सर, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इक्वल टू 3, और यही जीएम, यही जीएम है, यस सर। ये जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जब हम 3 बोल रहे थे कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू 3 है, तो ये क्या फ्री वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स सर k1, हाँ k2 और k3 सर, ये फ्री वेरिएबल 3 थे सर, ये दिस वन, ये k1 k2 एंड k3, तीनों आपके पास आप फ्री वेरिएबल्स है जो आपको रखना है सर। और यही सर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी इतने ही बनाते हैं। ओके, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स की जब कोई बात कर रहा है तो उतने ही होंगे जितना जीएम होता है, हाँ उतने ही होंगे, उतने ही होंगे। और अगर मैं बोल दूं कि ये, अगर मैं न्यूलिटी की बात कर दूं ए माइनस लेमडा आई के, न्यूलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, वही 3 होगा, जो जीएम होता है वही होता है।
ए माइनस लेमडा में ये आपके पास 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ये 3 होगा। ये 1 2 3, देखो आपके पास पूरा का पूरा 0 है, यही पूरा का पूरा 0 है। उसी को जब हम पहले बोलते थे तो न्यूलिटी बोल देते थे ए मैट्रिक्स का, जब हम ए माइनस लेमडा एक्स की बात नहीं करते थे, सिंपल ए एक्स इक्वल टू आपके पास था। फिर से वापस जाता हूं, देखना ध्यान से, फिर से वापस जाता हूं दिखाने आपको। जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात नहीं की, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल नॉर्मली यहां पे कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है, उतना ही सर जितना जीएम होता है, उतना ही सर जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं सर। ओके, उसके पहले जब हम लिख रहे थे तो हम बोल रहे थे कि क्या चीज है, हम बोल रहे थे कि एक नॉर्मल मैट्रिक्स में सब बात एक ही होती है। नॉर्मल मैट्रिक्स में वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होता है, वही डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है, वही न्यूलिटी होता है, वही डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस होता है, वही डायमेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है, वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होता है। दिस वन, यही था। बस यही बात है कि जब हम आइगन वैल्यूज वेक्टर्स में पहुंचते हैं तो फिर जो आर होता है वो रैंक ऑफ ए नहीं होता है, वो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा ही होता है। तो डिपेंड करता है कि मैं होमोजेनियस इक्वेशन किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए कभी कभी जब आपको बोला जाता है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बताओ, तो कुछ भी नहीं, आप सिर्फ रैंक बता दो, एन आपको पता है और आप बता दो कि कितना है करके, सिंपली डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एक नॉर्मल एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स में, ये एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स में। ये क्लियर रहना चाहिए आपको। तो सिर्फ आप रैंक निकाल लो, एन माइनस आर कर दो, आपको डायमेंशन ऑफ नल स्पेस पता चल जाएगा। तो नल स्पेस आपके पास कलेक्शन है, ये आपके पास है। लास्ट एग्जांपल, इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, अगेन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा होगा। यस सर, तो लैम्डा की वैल्यू कितना है सर, 1,1,1, एम कितना है भाई साहब, सर एम इक्वल टू 3 है सर। जीएम बता सकते हो सर, नहीं जीएम सर एकदम से कैसे बता दे सर, रिपीटेड रूट से आइगन वैल्यू से आपके पास देखना पड़ेगा सर जीएम की वैल्यू कितनी होगी। वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसलिए बता दिए सर। हाँ, ये कंफर्म है कि सर जीएम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होगा, या तो 3 होगा या तो उससे कम होगा, 3 होगा या तो उससे कम होगा, 3 होगा तो फिर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये तो हो गया अगर मैं जीएम की बात करने चले जाऊं कि जीएम क्या होता है आपके पास, तो जीएम इक्वल टू होता है एन माइनस आर सर, एन माइनस आर। इवन मैं इसको ईटा लिख सकता हूं ए माइनस लैम्डा आई का। क्यों? क्योंकि जो आर है वो रैंक है ए माइनस लैम्डा आई का। ओके, एन की वैल्यू तो 3 है, यस सर एन की वैल्यू 3 है, और आर आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि ठीक है इतना अगर है आपके पास, और ए माइनस लैम्डा आई अगर आप कर रहे हो, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कर रहे हो, याद रखिएगा लैम्डा 1 है, 1 0 कर देता हूं तो पूरे डायगोनल वाले 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके अंदर एलिमेंट में आपके पास ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। यस, ये कितना था 1 0, ये कितना था 0, ये कितना था 1, ये कितना था 0 0। ध्यान से देखो, अब आप सर एक ही 0 आ रहा है सर, बाकी तो 2 आपके पास नॉन 0 आ रहे हैं, तो रैंक कितना हुआ यार सर, रैंक की वैल्यू, हाँ रैंक की वैल्यू कितना हुआ इसका रैंक सर, ये तो रैंक हुआ सर, नंबर ऑफ नॉन 0 रोज जो होते हैं सर, ये रैंक 1 हुआ सर, रैंक 1। तो जीएम की वैल्यू कितनी हो गई सर, जीएम की वैल्यू 3 - 1 होगी, तो जीएम की वैल्यू 3 - 1 है, इसका मतलब ये 2 आ रहा है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपके पास इतना आ रहा है। अब मेरे को पता है कि यार नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपके पास उतना नहीं आया जितना आपके पास 3 आना चाहिए इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। एम इक्वल टू जीएम होता तो डायगोनलाइजेबल भी होता है, और आप इसको डिफेक्टिव मैट्रिक्स भी नहीं बोलते, अभी तो डिफेक्टिव मैट्रिक्स बोल दोगे, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 1 है ये आपके पास डिफेक्टिव आइगन वैल्यूज है, बिकॉज इसमें एम और जीएम की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो डायगोनलाइजेबल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपसे, इतना दिख रहा है आपके पास, इतना हम आपके पास हम निकाल लिए कि जीएम की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2 ही आएंगे, जबकि लैम्डा इक्वल टू 3 देखो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, तो रिपीटेड वैल्यूज को देख के मैं आइगन वेक्टर्स नहीं बता सकता हूं। इसके पहले वाले में 3 आया था, अभी देखो आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1 लेके मैं एंट्री मार रहा हूं और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट मींस द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल यही जितना होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है ax इक्वल टू लैम्डा एक्स अगर मैं सॉल्व करने चले जाऊं और लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो ax इक्वल टू एक्स आ गया। ए की वैल्यू कितना है 1 1 0, हाँ 0 1 1 0 0 1। तो ए मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है यार कि ए मैट्रिक्स कैसा लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड, ये अपना आइगन वेक्टर्स कैलकुलेशन का स्टाइल है।
यस सर, क्या आ रहा है यहाँ पे सर? ये आ रहा है सर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स सर, ये पहला इक्वेशन आ रहा है। दूसरा सर y प्लस जेड इक्वल टू वाई सर, ठीक है। थर्ड सर z इक्वल टू जेड सर, ये रैंक मेरे पास कितना आया था? रैंक मेरे पास 1 नहीं आया था यार, यहाँ पे मिस्टेक किया मैं। रैंक मेरे पास 2 आया था, ये वही मैं सोचता, कुछ तो मेरे को लगा। रैंक आपके पास जो था वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है यार, 2 आया था ये 1 गलत लिखे अपन। तो कंसेप्ट क्लियर रहता तो तुरंत पहुंच गए हम। तो 3 माइनस आपके पास जो होगा वो ये होगा, ओके। ये देखो 3 माइनस 2 की है, तो ये कितना आ गया आपके पास? ये 1 है। अच्छा, मैं वापस क्यों आया चेक करने? क्योंकि मेरे को बाद में चेक करने दिखा कि अच्छा ये तो जीएम की वैल्यू तो 1 आ रहा है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ओनली 1 आने वाला है। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला? जब मैं यहाँ पे आ गया कि मैं कुछ गड़बड़ तो किया करके। अच्छा, 3 इक्वेशन थी आपके पास, इन 3 इक्वेशन से क्या पता चल रहा है सर? इन 3 इक्वेशन से ये पता चल रहा है क्या कि पहले में सर x कैंसिल आउट हुआ तो y जीरो आ गया, सेकंड में y कैंसिल आउट हुआ तो z जीरो आ गया। इसका मतलब है पहला इक्वेशन बोल रहा है कि y जीरो, हाँ। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? z जीरो, और बस इतना ही। तो सर x आपके पास क्या हो सकता है? x एनी वैल्यू, तो x इक्वल टू k, y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो। तो पता आपके पास क्या आ गया सर? आइगन वेक्टर जो आ गया इज द k जीरो जीरो, k की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको 1 लेने का मन है तो 1 0 0 ले लो। पता आपके पास कितना आइगन वेक्टर्स हुआ? ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और इसी को आप जीएम बोलते हैं, जो जीएम 1 आया। इसी को आप नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल बोलते हैं, पता है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। ये एक ही फ्री वेरिएबल है, क्या पता है क्या फ्री वेरिएबल? एक ही है, ओनली के, दिस वन, दिस वैल्यू, ओनली 1 फ्री वेरिएबल। जितना फ्री वेरिएबल होगा उतना ही आपके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास आइगन वेक्टर्स होंगे। यस सर। तो देखो आपके पास, इसका मतलब है इस एग्जांपल में जीएम की वैल्यू 1 आई। इस एग्जांपल में, किस एग्जांपल में? 88 में जीएम की वैल्यू 1 आई, जबकि आइगन वैल्यूज 1 1 1 ही थे। इसके पहले वाले में जीएम की वैल्यू 3 आई थी, इस वाले में जीएम की वैल्यू 3 आई थी, इसमें भी आइगन वैल्यूज वही थे, वही 3 1। और इसके पहले वाले एग्जांपल में इस अभी अगेन आइगन वैल्यूज यहां पे भी तीनों 1 था, बट इसके में जीएम की वैल्यू 2 आ रही थी। तो आइगन वैल्यूज तीनों केस में, तीनों एग्जांपल में एएम 3 था, लेकिन एक में जीएम 2 आया, एक में 3 आया, एक में 1 आया। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है रिपीटेड आइगन वैल्यूज को देख के आप नहीं बता सकते, आपको मैट्रिक्स की नीड पड़ेगी, इसलिए वो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हम ऐसा बोलते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर ये आइगन वैल्यूज है, जी, और अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ये कितना होगा? अगर मैं पहला आपको बोल दूं कि सर आइगन वैल्यूज आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2, 2 आइगन वैल्यूज है, तो सर ये तो आपके पास आंसर कितना होगा? सर 2 ही होगा, ये तो क्लियर बात है। अगर मैं बोल दूं कि ये 3 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, कितना होगा? सर 3 होगा सर, ये भी सही बात है। अगर सर ये लैम्डा 1 लैम्डा 1 दो आपके पास अगर रिपीटेड हो गए, लैम्डा 1 और लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 1 दो ही आपके पास आ गए और ये रिपीटेड हैं, तो क्या होगा उस केस में? सर अगर दोनों रिपीटेड है तो मैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ। मेरे को जीएम ऑफ लैम्डा 1 निकालना पड़ेगा, या न्यूलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा 1 आई, ये निकालना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि कितना आएगा, इससे पता चलेगा। इसलिए मैं, इसका मतलब है कि मेरे को मैट्रिक्स चाहिए, आई नीड मैट्रिक्स। अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि जीएम जो होगा वो कितना होगा, मेरे को नहीं पता। जीएम की वैल्यू कंफर्म है कि एएम के बराबर या से कम हो गया तो 2 होगा या तो 1 होगा जीएम, लेकिन मेरे को नहीं पता। ओके,
अगर मैं बोल दूं आपको कि ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 है, रिपीटेड कर रहा हूं लैम्डा 2, देखो जरा ध्यान से, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे? देखो लैम्डा 2 के कारण तो 1 आ गया, हाँ, और जो लैम्डा 1 है वो तो रिपीटेड है, तो जीएम ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 1 का जीएम निकालना पड़ेगा। 1 क्यों आया? ये लैम्डा 2 के कारण, लैम्डा 2 तो सिंगल है, इसके कारण तो एक आएगा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स में लैम्डा 2 के कारण एक आ जाएगा, और लैम्डा 1 रिपीटेड है उसके कारण हमको नहीं पता, उसके लिए मैट्रिक्स की नीड होगी। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 प्लस ये न्यूलिटी किसका, a माइनस लैम्डा 1 आई, ये दिस वन, ओके। अगर मैं बोल दूं कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 4, लैम्डा 4, ये कितने सारे हो गए? बहुत सारे हो गए। कितने आइगन वैल्यू से? 1 2 3 6 आइगन वैल्यू से, उसमें से लैम्डा 1 तो एक ही बार है सर, लैम्डा 1 तो एक ही बार है, यस, ये भी एक ही बार है, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, इनके कारण तो कितने आएंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इतने तो होंगे, जिसको आप 3 बोल सकते हो, तो उसको हटा रहा हूं, 3 लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो 3 कहां से आया? लैम्डा 1 के कारण एक, लैम्डा 2 के कारण एक, लैम्डा 3 के कारण एक, प्लस ये जो लैम्डा 4 3 बार रिपीटेड है, इसका जीएम निकालना होगा। किसका जीएम? लैम्डा 4 का, उसके लिए मैट्रिक्स की नीड होगी। तो 3 प्लस ये आइडियलिटी आपके पास, ये न्यूलिटी a माइनस लैम्डा 4 आई, इतना आपके पास होगा, दिस वन, ऐसा करके कंसेप्ट आपके पास होता है ये। तो हमको बेसिक आपके पास आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि बेसिक आइडिया क्या है। तो बेसिक आइडिया इज इंपॉर्टेंट, बेसिक आइडिया इज इंपॉर्टेंट, ये इसलिए मैं जीएम इतने अच्छे से पढ़ाया आपको, एएम जीएम इतने अच्छे से पढ़ाया कि आप ऐसे देख सकते हो चीजों कि कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। इसलिए ये बोलना कि सर इसका जीएम कितना है, अरे इसका जीएम 1 ही है भाई, एएम भी 1 जीएम भी 1, इसमें ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, इसमें एएम जीएम की बात करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सर इसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2 है तो जीएम 2 बोल दिया, नहीं भैया मैं पढ़ाया हूं आपको, आप जीएम 2 बोल दोगे क्या? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज में एएम और जीएम इज ऑलवेज 1 और ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज 1 ऑलवेज इक्वल। इसका कितना है बताओ? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। एएम बताओ कितना है? 1 सर। जीएम जीएम 1, एएम जीएम 1, जब रिपीटेड होता तभी जीएम की मेरे को जरूरत पड़ती है। यस यस सर, ओके। तो क्लियर रहना चाहिए कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं। तो ये था कि बोथ केसेस x 0 हो चाहे ax इक्वल टू लैम्डा x हो, फ्री वेरिएबल प्ले ए की रोल इन द डिस्क्राइबिंग द सॉल्यूशन स्पेस। हम बोल रहे हैं कि ये अगर ax इक्वल टू 0 हो या ax इक्वल टू लैम्डा x हो, जो फ्री वेरिएबल्स होता है वो प्ले करता है की रोल इन डिस्क्राइबिंग द सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल्स वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, वही ax इक्वल टू लैम्डा x में जाके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बन जाता है। यस यस। तो फ्री वेरिएबल प्ले की रोल, ax इक्वल टू 0 में दे डिस्क्राइब द नल स्पेस, दे डिस्क्राइब द नल स्पेस ऑफ a, और जब ax इक्वल टू लैम्डा x होता है तो दे डिस्क्राइब द आइगन स्पेस, इसको हम आइगन स्पेस भी बोलते हैं, आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू। तो इसको आइगन स्पेस बोलना इज गुड, दिस द आइगन स्पेस। नल स्पेस जब भी हम बोल रहे हैं इसको आइगन स्पेस बोलना है और ज्यादा प्रेफरेबल होता है, इसको भी नल स्पेस बोल देते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इसको नल स्पेस नहीं बोल सकते, बट फिर भी आइगन स्पेस और ज्यादा प्रेफरेबल टर्म दिखता है। तो जस्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मैं पूरी बातें किया, जितनी बातें पॉसिबल थी, जितनी बातें पॉसिबल थी पूरी बातें कर डाला मैं। तो इस चैप्टर में जितना पढ़ाने वाला काम था लगभग मेरा हो गया। ठीक है, पूरे पढ़ाने वाली बातें पूरी कंप्लीट कर लिया, सब बातें। इतना अगर आपको आता है जितना मैं बताया, तो इसका मतलब है कि आपको कोई एक ऐसा चैप्टर आता है जो आप बहुत पावरफुल हो। इतनी पूरी बातें अगर मेरी आती है तो जितना मैं लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया, ठीक है, पूरी बातों को कनेक्ट किया, पूरी बातों को रिलेट किया, पूरी बातों को सॉल्व किया, जितने पीवाईक्यू थे सब सॉल्व किया। आपको दुनिया का कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। आप सीधे एग्जाम में एंट्री मारो, अगर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स का पेपर फ्रेम होगा तब भी आप कंफर्टेबल रहेंगे सॉल्व करने में। लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूं ओनली, अभी मैं सिर्फ लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया हूं। ओके ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा चीजें आपको कैसी लग रही है, कैसे आप फील कर रहे हो, बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।